हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सो सारे अच्छे होंगे। तो मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने प्रधानमंत्री और महान्यायवादी को कंप्लीट किया था। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, यानी कि संसद को पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में पार्लियामेंट यानी कि संसद। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं आज की क्लास की कि आज की क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हो। तो देखिए, एक मिनट, मुश्किल ये कलर दिखाई नहीं देगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संसद। तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संसद। संसद, अब संसद जो है ये कौन से आर्टिकल में है? तो याद रखेंगे, ये है आर्टिकल 79 में। ये है आर्टिकल 79 में। संसद की जो कंपोजिशन है, संरचना है, आर्टिकल 79 में है। अब जो संसद है इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? तो संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। वो तीनों अंग कौन से हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसी में संसद के जो 3 अभिन्न अंग हैं उनमें सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं जैसे राष्ट्रपति के बारे में। अब ये राष्ट्रपति शब्द कोई नया नहीं है, क्यों? क्योंकि हम आपको पढ़ा चुका हूं पहले से राष्ट्रपति। और ये किस आर्टिकल में था? तो आपने पढ़ा था आर्टिकल 52 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे किसको? लोकसभा को। हम यहाँ पढ़ेंगे लोकसभा, जिसको आप निम्न सदन बोलते हो। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 81 में। और आप किसको पढ़ोगे? राज्यसभा को। आप किसको पढ़ोगे? राज्यसभा को। और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 80। तो आप पढ़ोगे राज्यसभा जो आर्टिकल 80 में है। तो ये आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है, मीन्स अब की क्लास है, जिसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 79 से। तो हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 79 से। तो देखिए, हम पढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल 79। इसमें क्या लाइन गिवन है? इसमें है संसद की संरचना, यानी कि संसद का उल्लेख है। संसद की संरचना, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद की संरचना। तो आप याद रखोगे कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं राज्यसभा। इसके बाद हम पढ़ते हैं राज्यसभा। मैं हेडिंग डाल देता हूं वैसे, राज्यसभा। इसके बाद हम शुरुआत ही किसकी करेंगे? राज्यसभा के बारे में पढ़ना। पहले हम पढ़ते हैं राज्यसभा को। अब देखिए, राज्यसभा से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं आर्टिकल 80। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले आर्टिकल 80, सॉरी मैंने 180 लिख, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में क्या गिवन है? आर्टिकल 80 में गिवन है राज्यसभा की संरचना, यानी कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना, इसमें क्या है? राज्यसभा की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। अब देखिए, इससे आने वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। यह, इसमें आपको याद रखना है, यह संसद का उच्च एवं स्थायी सदन है। उच्च एवं स्थायी सदन है। स्थायी, परमानेंट हाउस है, अपर हाउस है। यह संसद का अपर एवं परमानेंट हाउस है, उच्च एवं स्थायी सदन है। इसका मतलब ये है, ये उच्च सदन है, लोकसभा की तुलना में बड़ा सदन है। कहने का मतलब है लोकसभा लोगों के द्वारा चुन के आती है और ये राज्य के द्वारा पढ़े लिखे लोगों के द्वारा चुन के आती है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं यह उच्च सदन है। और स्थायी क्यों है? क्योंकि ये कभी भंग नहीं हो सकती, लोकसभा भंग हो सकती है, तो ये एक स्थायी सदन है, ये आप याद रखोगे। हाँ, इसके बाद हम पढ़ते हैं 1954 से पहले, 1954 से पहले इसे हाउस ऑफ, इसे 1954 से पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था। काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था। तो हम पढ़ते हैं 1954 से पहले इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। बाद में इसका राज्यसभा नाम हुआ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं यह लोकसभा की तुलना में एक शक्तिहीन सदन है। तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं यह लोकसभा की तुलना में, यह
लोकसभा की तुलना में यह लोकसभा की तुलना में शक्तिहीन सदन है, शक्तिहीन सदन है। लोकसभा की तुलना में एक शक्तिहीन सदन है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है लोकसभा शक्तिशाली सदन है। क्यों? क्योंकि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बनता। आपने पढ़ा था 2019 में वोट हुए थे, तो 2019 में वोटिंग के अंदर आपने पढ़ा लोकसभा में जिसका ज़्यादा बहुमत था उसी पार्टी ने पीएम बनाया है। तो लोकसभा की तुलना में ये शक्तिहीन है, लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, कम शक्तिशाली है। क्यों? दूसरा ये है लोकसभा संचित, हम पढ़ते हैं जो लोकसभा है वो जो लोकसभा है वो संचित निधि से पैसे निकाल सकती है, धन विधेयक पारित कर सकती है। तो हम पढ़ते हैं जो लोकसभा है वो धन विधेयक पारित कर सकती है, लेकिन राज्यसभा का धन विधेयक पर कोई अधिकार नहीं होता, तो इसलिए राज्यसभा को शक्तिहीन माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसमें हम पढ़ते हैं इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है और यह कभी भंग नहीं होती, यह कभी भी भंग नहीं होती। तो याद रखोगे यह कभी भंग नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्थायी सदन। इसीलिए इसको स्थायी सदन बोला जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राज्यसभा में कुल सदस्य। इसमें आपको याद रखना होगा राज्यसभा में जो कुल मेंबर हैं, कुल जो सदस्य हैं, देखिए राज्यसभा में वैसे तो कुल सदस्य 250 होते हैं, 250, लेकिन प्रेजेंट में आपको प्रेजेंट का याद रखना है। प्रेजेंट में कितने ही बनते हैं यहाँ से? 245। तो यहाँ पे सदस्य कितने हैं? 245। तो 245 में से क्या है? 233 तो निर्वाचित हैं, 245 में से 233 तो निर्वाचित हैं, यानी कि इलेक्शन लड़के आए हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं जो 12 हैं वो मनोनीत हैं, जो 12 हैं वो मनोनीत हैं। तो आप याद रखोगे 233 निर्वाचित हैं और 12 जो सदस्य हैं वो क्या हैं? मनोनीत। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, बाकी अपने अपने राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। जैसे हरियाणा से 5 आते हैं, जो आपने हरियाणा जीके में पढ़ा होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं लोकसभा, इसके बाद हम पढ़ते हैं लोकसभा, इसके बाद हम समझते हैं लोकसभा के बारे में। तो देखिए लोकसभा, अब लोकसभा में हम पढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल 81। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 में वही लाइन गिवन है, इसमें लिखा है लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। तो याद रखेंगे लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में है। यह संसद का निम्न एवं स्थायी सदन है। इसमें याद रखोगे यह संसद का, यह संसद का निम्न एवं, संसद का निम्न एवं स्थायी सदन है, निम्न एवं स्थायी सदन है। तो याद रखोगे यह संसद का निम्न एवं स्थायी सदन है। इसका मतलब ये निम्न सदन है, ये लोगों के द्वारा चुन के आता है, और स्थायी निम्न एवं अस्थायी सदन है। इसमें याद रखोगे यह निम्न एवं अस्थायी सदन है। 1 मिनट एक बार चेक कर लेता हूँ वहां पे मैंने क्या लिखा है। यह निम्न एवं अस्थायी सदन है, इसको अस्थायी कर लेना, निम्न एवं अस्थायी सदन है, निम्न एवं अस्थायी। अस्थायी का मतलब है अनपरमानेंट। क्यों है? क्योंकि मैंने राष्ट्रपति में पढ़ाया था आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति से 5 साल पहले भंग कर सकता है, इसीलिए हमने पढ़ा था ये एक अस्थायी सदन है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। 1954 से पहले, तो हम पढ़ते हैं 1954 से पहले, 1954 से पहले इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था, इसे हाउस ऑफ
पीपल कहा जाता था। इसका नाम था हाउस ऑफ पीपल। 1954 से पहले इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी में एक अनुच्छेद 110। तो इसी में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में क्या गिवन है? तो इसमें गिवन है धन विधेयक। इसमें गिवन है धन विधेयक। अब देखिए ये धन विधेयक क्या है, इसी को समझ गए तो आप समझ जाओगे ये निम्न और अस्थायी सदन है। क्यों है? तो देखिए शक्तिशाली क्यों है, तो आप याद रखोगे धन विधेयक को पारित करने की शक्ति, धन विधेयक को पारित करने की शक्ति केवल लोकसभा के पास है। याद रखोगे केवल लोकसभा के पास है, लोकसभा के पास है, ये याद रखोगे। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा। तो देखिए आर्टिकल 110 में क्या गिवन है, धन विधेयक को पारित करने की जो शक्ति है वो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास धन विधेयक पारित करने की शक्ति नहीं होती। अब ये धन विधेयक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन तो अभी पढ़ना नहीं। साधारण विधेयक कोई भी किसी कार्य के लिए विधेयक पारित होता है, साधारण विधेयक। वित्त विधेयक क्या है वो गौर से सुन लीजिए। तो देखिए धन विधेयक और वित्त विधेयक में फर्क क्या है, तो आपको बता दूं कोई भी ऐसा विधेयक, कोई भी ऐसा बिल जो किसी संचित निधि से पैसे निकालने से या फिर डालने से रिलेट हो, किसी राज्य को अनुदान देने या लेने से रिलेटेड हो, कैश का काम हो, वो सारा धन विधेयक कहलाएगा। और बाकी जितने विधेयक होंगे वो सारे के सारे जो फाइनेंशियल से रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे वित्त विधेयक कहलाएंगे। तो आप याद रखो कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, लेकिन हर एक धन विधेयक वित्त विधेयक होगा। बस इसी डेफिनेशन को समझ जाओ। तो यहाँ पे राज्यसभा के पास पावर नहीं है, इसका मतलब लोकसभा शक्तिशाली है और राज्यसभा शक्तिहीन है। कहां पे? सिर्फ धन विधेयक पे। तो याद रखिए धन विधेयक पारित करने की शक्ति लोकसभा के पास है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ये लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा, यह लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आपको ये बात बता देता हूं साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में, याद रखें साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा और लोकसभा दोनों बराबर शक्तियां रखती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं लोकसभा में, इसके बाद हम पढ़ते हैं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन है, राष्ट्रपति लोकसभा में, एक नाम बता देता हूं मैं आप लोगों को, राष्ट्रपति लोकसभा में, राष्ट्रपति लोकसभा में प्रो टर्म स्पीकर की नियुक्ति करता है, प्रो टर्म स्पीकर की नियुक्ति करता है, प्रो टर्म स्पीकर की नियुक्ति करता है। इसका काम क्या होता है, आपने कई बार प्रो टर्म स्पीकर सुना होगा, इसका काम है नई लोकसभा में, इस प्रो टर्म स्पीकर का काम, इसका काम नई लोकसभा में, इसका काम नई लोकसभा में स्पीकर के लिए चुनाव करवाना है, स्पीकर के लिए चुनाव करवाना है, चुनाव करवाना है, वह उन्हें शपथ दिलवाना है, वह उन्हें शपथ दिलवाना है, वह उन्हें शपथ दिलवाना है। तो देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है राष्ट्रपति लोकसभा में एक प्रो टर्म स्पीकर की नियुक्ति करता है। जब भी नई लोकसभा आती है उसमें स्पीकर के लिए चुनाव करवाना और उनको शपथ दिलवाने का काम प्रो टर्म स्पीकर का है। इस नाम को भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं लोकसभा में कुल सदस्य, इसके बाद हम पढ़ते हैं लोकसभा के कुल सदस्य, लोकसभा में कुल सदस्य। तो लोकसभा में कुल सदस्य 552 हो सकते हैं, कुल सदस्य 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, लेकिन जो वर्तमान में चलते हैं वो कितने पे होती हैं, 545 पे। 545 में से हम पढ़ते हैं 543 तो निर्वाचित होते हैं, 543
543 तो निर्वाचित होते हैं, यानी इन पे तो इलेक्शन होते हैं। जब 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे वो 543 सीटों पे हुए थे, और 2 आंगल भारतीय होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत करता है। प्रेजेंट में ये नहीं है, बाकी 2 आंगल भारतीय रहते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत करता है। तो ये थी आप लोगों की राज्यसभा और लोकसभा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा और लोकसभा से आने वाले जितने भी आर्टिकल होते हैं उन सब के बारे में। तो एक बार यहां तक समझ लेते हैं। तो देखिए, मैंने पढ़ाया आप लोगों को संसद, जिसमें आप लोगों को लोकसभा और राज्यसभा मैन्युअली पढ़नी है। तो संसद का जिक्र आर्टिकल 79 में है, आपको याद रखना है। फिर है राज्यसभा, आर्टिकल 80 के अंदर है, बस इतना ही याद रख लेना। यह संसद का उच्च सदन है और यह संसद का स्थायी है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं हो सकता, इसको याद रख लेना। 1954 से पहले राज्यसभा को क्या कहा जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट। इसके बाद क्या लिखा है? यह लोकसभा की तुलना में शक्तिहीन है। क्यों है? क्योंकि ये धन विधेयक पे कोई भी पारित नहीं कर सकती, उस पर वोटिंग नहीं कर सकती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हम पढ़ते हैं इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और यह कभी भी भंग नहीं हो सकती। हाँ, ये भी ये बात बता देता हूं, इसके हर 2 साल बाद, प्रत्येक 2 साल बाद इसके 1/3 जो सदस्य हैं, प्रत्येक 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आप याद रखोगे, प्रत्येक 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के कुल सदस्य 250 हैं, वर्तमान में 245 हैं। 233 तो राज्यों से निर्वाचित हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद लिखा है लोकसभा। लोकसभा का जिक्र आर्टिकल 81 में है। लोकसभा की संरचना यानी कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। यह संसद का निम्न एवं अस्थायी सदन है, अनपरमानेंट है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 85 के तहत इसे भंग किया जा सकता है, आपने पढ़ा था। इसको 1954 से पहले हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। आपको बता दूं, धन विधेयक को पारित करने की शक्ति सिर्फ से सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। इसीलिए लोकसभा शक्तिशाली है और राज्यसभा शक्तिहीन सदन है। और मैंने ये भी बताया था, कोई धन विधेयक होगा या नहीं, यह लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति लोकसभा में एक प्रो टर्म स्पीकर की नियुक्ति करता है, जिसका काम नई लोकसभा में स्पीकर के लिए चुनाव करवाना और उनको शपथ दिलवाना है। लोकसभा के कुल सदस्य 552 होते हैं। वर्तमान तक ये 545 पे ही वोटिंग होती है, 543 पे तो वोटिंग निर्वाचित होकर आते हैं। 2 आंगल भारतीय हैं जिनकी नियुक्ति आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति करता है। प्रेजेंट वाली लोकसभा में ये 2 नहीं है, प्रेजेंट में सिर्फ 543 हैं जो निर्वाचित हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं किसको? इनके आर्टिकल को पढ़ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 82। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके आर्टिकल को पढ़ना, आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 तो हम यहां पर पढ़ेंगे आर्टिकल 82। इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक जनगणना के बाद संसद की सीटों का आवंटन होगा। प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद की सीटों का, संसद की सीटों का आवंटन होगा। संसद की सीटों का आवंटन होगा। अब देखिए, इसका मतलब ये है, हर एक जनगणना के बाद चेक की जाएंगी संसद की सीटें बढ़ानी है घटानी है, वो जनसंख्या के हिसाब से किस राज्य को कितनी लोकसभा की कितनी राज्यसभा की सीट देनी है। अब आप ये कहोगे सर ऐसा होता तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको सीज कर दिया गया है। तो हम पढ़ते हैं इसको 2026 तक, इसको 2026 तक इसको सील कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है। तो हम पढ़ते हैं 2026 तक संसद की सीटों को सीमित कर दिया, संसद की सीटों को सीमित कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। तो हम पढ़ते हैं 2026 तक संसद की सीटों को सीमित कर दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 83। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 83। आर्टिकल 83
आर्टिकल 83 में क्या गिवन है वो देखिए। तो आर्टिकल 83 में लिखा है संसद का कार्यकाल। इसमें लिखा है संसद का कार्यकाल। संसद का कार्यकाल कितना होता है? तो नंबर 1 पे तो लोकसभा का लिखता हूं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नंबर 2 पे राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके बाद आप ये याद रखोगे आपातकाल के दौरान, मैं नोट में एक स्पेसिफिक लाइन लिख देता हूं, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया जा सकता है। 1 साल बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने लिखा है आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल इमरजेंसी के दौरान 1 साल बढ़ सकता है। ऐसा इतिहास में हो चुका है इंदिरा गांधी के समय में। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 84। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में क्या है? तो इसमें लिखा है संसद के सदस्यों की योग्यताएं, एलिजिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट मेंबर। संसद के सदस्यों की योग्यताएं, संसद के सदस्यों की, संसद के सदस्यों की योग्यताएं। तो देखिए संसद के सदस्यों की योग्यताएं में हम क्या पढ़ते हैं? नंबर 1 एक करके सारी पढ़ लेते हैं। वह पागल व दिवालिया ना हो, वह पागल व दिवालिया ना हो। तो हम पढ़ते हैं वह पागल व दिवालिया ना हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं उनकी एज। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष हो। और इसी के अंदर याद रखें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर, लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर। वह पागल दिवालिया ना हो, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु, लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु, और वह किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 89। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 में हम पढ़ते हैं क्या है? राज्यसभा के, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, उपसभापति यानी राज्यसभा का एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा, इसी का जिक्र किया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 93। आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में क्या गिवन है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसमें क्या गिवन है? लोकसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष गिवन किसमें है? आर्टिकल 93 में। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 94।
जिसमें लिखा है अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को। आर्टिकल 94 जिसमें लिखा है अध्यक्ष यानी स्पीकर, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, डिप्टी स्पीकर को देगा, और डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्पीकर को देगा यानी अध्यक्ष को देगा। एक दूसरे को ये अपना त्यागपत्र देंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 95। आर्टिकल 95 में क्या लिखा है तो देखिए, आर्टिकल 95 में लिखा है अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालेगा, उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालेगा, उसका कार्यभार संभालेगा। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 100। इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, संसद की गणपूर्ति, कोरम ऑफ पार्लियामेंट, कोरम ऑफ पार्लियामेंट, संसद की गणपूर्ति। अब ये क्या होती है वो देखिए। संसद की गणपूर्ति, संसद या राज्य विधानमंडल में, आप याद रखोगे संसद हो या राज्य विधानमंडल में, यानी राज्य का विधानमंडल हो, संसद या राज्य विधानमंडल में, संसद या राज्य विधानमंडल में दिन की कार्यवाही स्टार्ट करने से पहले, दिन की कार्यवाही शुरू करने से पहले, शुरू करने से पहले 1/10 सदस्यों का होना, 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। देखिए इसका मतलब यह है गणपूर्ति, संसद में कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, विधानमंडल में कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होंगे तभी दिन की कार्यवाही होगी। अगर इतने भी सदस्य नहीं आए तो उस दिन की छुट्टी कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी। ये बात आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 101 और 102 को एक साथ ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 102 और आर्टिकल 101। आर्टिकल 101, आर्टिकल 102, दोनों में एक ही बात गिवन है। क्या गिवन है, संसद के सदस्यों का निलंबन, संसद के सदस्यों का निलंबन। इसमें आप पढ़ोगे संसद के सदस्यों का निलंबन, सदस्यों का निलंबन, संसद के सदस्यों का निलंबन। अब ये कैसे कैसे होता है तो ये दशा देख लीजिए। वह पागल या दिवालिया हो जाए, वह पागल वह पागल या दिवालिया हो जाए, दिवालिया हो जाए। नंबर 2 पे उसे 2 साल की कारावास हो जाए, उसे 2 साल की कारावास हो जाए, उसे 2 साल की कारावास हो जाए। नंबर 3 पे वह संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के, वह संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के अधिकतम 60 दिनों तक, अधिकतम
60 दिनों तक अधिकतम 60 दिनों तक अनुपस्थित हो। तो इसमें लिखा है वह संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिन तक एब्सेंट रह जाए, किसी सूचना दिए बगैर, तो उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। देखिए ये संसद के सदस्यों का निलंबन है, यानी उनकी सदस्यता कैसे खत्म होगी, वह पागल व दिवालिया हो जाएगा तो भी सदस्यता खत्म कर देंगे, 2 साल की कार्यवाही हो जाएगी तो भी सदस्यता खत्म कर देंगे, और बिना किसी सूचना दिए 60 दिन तक एब्सेंट रह गया तो भी उसकी सदस्यता खत्म कर देंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 103, आर्टिकल 103। इस आर्टिकल 103 में हमें क्या पढ़ना होता है वो देखिए। तो इसमें हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर, इसमें हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर, आयुक्त की सलाह पर किसी भी एमपी की सदस्यता को खत्म कर सकता है, किसी भी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, किसी भी एमपी की सदस्यता को खत्म कर सकता है, सदस्यता को खत्म कर सकता है। खत्म कर सकता है। तो देखिए आर्टिकल 103 में है राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर किसी भी एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसकी किसी भी सदस्यता खत्म कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास में पावर होती है। अब देखिए ये जितने भी आर्टिकल हैं सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, किसके, पार्लियामेंट के यानी संसद के। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इससे पहले एक बार इनको फिर से समझ लेते हैं अच्छे से, हमने इनमें क्या पढ़ा है। तो देखिए आर्टिकल 82, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद की सीटों का आवंटन होगा। आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट हैं, जैसे हरियाणा में 90 लोकसभा 5 राज्यसभा की हैं, तो ये किस बेस पे हैं, जनसंख्या बेस पे। जनसंख्या बढ़ेगी तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हरियाणा में बढ़ेगी। तो ये कहा गया प्रत्येक जनगणना के बाद में, प्रत्येक सेंसस के बाद में इन सीटों का आवंटन होगा, ये बढ़ाई जानी है या घटाई जानी है। लेकिन नोट में ये भी कह दिया गया 2026 तक इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये सील रहेंगी, ये सीमित रहेंगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 83। इसमें क्या है, संसद का कार्यकाल है। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, और राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और फिर नए सदस्य आ जाते हैं। इसके बाद आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद लिखा है आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में क्या लिखा गया है, संसद के सदस्यों की योग्यताएं, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए सदस्य बनने से पहले। राज्यसभा में न्यूनतम आयु चाहिए उसे 30 वर्ष, लोकसभा में मिनिमम आयु चाहिए उसे 25 वर्ष, वह किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, वह सदस्यता बन सकता है। इसके बाद लिखा आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का उल्लेख 89 में है। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का जिक्र है। आर्टिकल 94 में ये लिखा है अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर अपना त्यागपत्र स्पीकर को देगा। आर्टिकल 95 में लिखा है अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालेगा, यानी स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर उसका कार्यभार देखेगा। आर्टिकल 100 में लिखा संसद की गणपूर्ति कोरम ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है राज्य विधानमंडल हो या संसद हो, दिन का काम
काम स्टार्ट करने से पहले टोटल सदस्य का 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है, तभी दिन की कार्यवाही पूरी की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। इसके बाद लिखा आर्टिकल 101, आर्टिकल 102, जिसमें संसद के सदस्यों का निलंबन लिखा है। कैसे संसद के सदस्यों को हटाया भी जा सकता है, वह पागल या दिवालिया हो जाए तो हटाया जा सकता है, उसे 2 साल की कार्यवास हो जाए तो हटाया जा सकता है, वह संसद में बिना कोई सूचना दे 60 दिन तक अब्सेंट रह जाए तो हटाया जा सकता है। आर्टिकल 103 में लिखा है, ये भी हटाने का ही है, राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन की राय के ऊपर किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य यानी किसी भी एमपी की सदस्यता को खत्म कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का पढ़ने के लिए। आने वाली क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे और हो सकेगा तो संघ सरकार को खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, टाटा, बाय बाय।